नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जेके शिक्षा चैनल में। और साथियों, आज हम पढ़ेंगे राजनीति कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 2 सामाजिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 लोकतांत्रिक राजनीति के चैप्टर नंबर 2 संघवाद। पूर्व में साथियों हमने पढ़ा था कि सत्ता की साझेदारी। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि सत्ता की साझेदारी श्रीलंका और बेल्जियम के बीच में किस प्रकार जो है श्रीलंका में तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई सरकार के समुदाय के बीच में, जिसके कारण वहाँ जो गृह युद्ध छिड़ गया था। वहीं दूसरी अगर हम बात करें बेल्जियम की, तो बेल्जियम में जो है वह सत्ता की साझेदारी, सत्ता को इस प्रकार वहां पर सत्ता का हस्तांतरण इस प्रकार किया गया कि अलग अलग प्रकार की सरकार बनी ताकि उन समुदायों के बीच में तनाव की स्थिति उत्पन्न न हो। तो इस प्रकार सुचारू रूप से शासन चल सके किसी सरकार का। तो वही आज हम जो है संघवाद पढ़ेंगे कि संघवाद से क्या अभिप्राय है। तो आइए हम देखते हैं कि हमने वहां ये देखिए आप, ये है सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी के रूप। क्योंकि ये पूरा चैप्टर जो है वह एक दूसरे से कनेक्ट है, इसीलिए हम यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको सत्ता की साझेदारी समझाऊंगा, क्योंकि इसका जो सत्ता की जो साझेदारी है वह पूरी उसकी डिटेल उसको गहराई से हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, जिसकी हम संघवाद कहते हैं। इसी कारण मैं पूर्व जो चैप्टर है उसका आपको वापस रिवाइज करा रहा हूँ। तो यहाँ देखिए हमने पढ़े थे कि सत्ता की साझेदारी के दो रूप होते हैं, जैसे ऊर्ध्वाधर वितरण हमने पढ़ा हुआ, ऊर्ध्वाधर वितरण और क्षैतिज वितरण। यहाँ क्षैतिज वितरण, तो ऊर्ध्वाधर वितरण में हम देखते हैं कि सबसे पहले केंद्र सरकार होती है, फिर उसके बाद में राज्य सरकार, फिर उसके बाद में स्थानीय सरकार, जिसे हम लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो ये क्या, ये सत्ता की साझेदारी के रूप है एक प्रकार से। इन्हीं को हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। जो संघवाद है वह संघवाद यही है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, इनकी पूरी जो डिटेल है पूरी हम विस्तार से इसका अध्ययन इस संघवाद वाले चैप्टर में करते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ से एक तो हमने सत्ता की साझेदारी के दो रूप बताए थे, ऊर्ध्वाधर वितरण और क्षैतिज वितरण, जिसमें हमने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनमें हमने इन विभागों को बांटा गया था क्षैतिज वितरण के अनुसार। जो सत्ता की साझेदारी होती है उसमें क्षैतिज वितरण के अनुसार कार्यपालिका, विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है। उसी प्रकार सत्ता की साझेदारी में ऊर्ध्वाधर वितरण में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है, और इसी को हम संघ सरकार कहते हैं या फिर संघवाद कहते हैं। इसी को हम संघवाद कहते हैं। अब देखिए यहाँ हम जानकारी करते हैं सरकार। सरकार दो प्रकार की होती है, एक में होती है संघ सरकार, जिसका रूप ये देख पा रहे हो आप कि केंद्र में केंद्र सरकार, राज्य में राज्य सरकार और स्थानीय लेवल पर स्थानीय सरकार। उसी प्रकार सरकार के दो रूप होते हैं, संघ सरकार और दूसरा होता है एकात्मक सरकार। अब संघ सरकार क्या होता है, एकात्मक सरकार क्या होता है, यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे गहराई से। अब आपको पता है कि संघ सरकार जो होती है वह पूरा ये स्ट्रक्चर उसका यही होता है, जो कि ऊर्ध्वाधर वितरण, जो हमने पहले जो चैप्टर में पढ़ा था ऊर्ध्वाधर वितरण, जिसमें सत्ता की साझेदारी के रूप होते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, इनकी पूरी गहराई से विस्तृत अध्ययन हम इस चैप्टर में करते हैं, और इसी के कारण हम इसको संघ सरकार कहते हैं। अब देखिए आइए संघ सरकार की परिभाषा देख लेते हैं कि संघ सरकार क्या होती है। सरकार की ऐसी प्रणाली जिसमें केंद्र सरकार व राज्य सरकार व स्थानीय सरकार के बीच सत्ता की साझेदारी होती है, संघीय सरकार या संघवाद कहलाती है। यहाँ देखिए आप वापस इस चीज को देखते हुए इस परिभाषा को पढ़े आप कि संघ सरकार, सरकार की ऐसी प्रणाली, ये पूरी सिस्टम या प्रणाली जिसमें केंद्र सरकार यानी कि ये केंद्र सरकार, ये व राज्य सरकार यानी ये व स्थानीय सरकार यानी ये के बीच में सत्ता की साझेदारी होती है, साझेदारी होती है, संघीय सरकार या संघवाद कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए भारत, कनाडा, अमेरिका और ब्राजील। ये आपको ध्यान रखना होगा कि संघ सरकार या जो संघवाद के उदाहरण में कौन कौन से देश है, तो किस देशों में संघवाद की सरकार है, संघ सरकार है, तो भारत, कनाडा, अमेरिका और ब्राजील। एक नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है आपके कि संघ ऐसे कौन सा देश है जिसमें संघ सरकार है या संघीय व्यवस्था है, या संघ सरकार या संघीय व्यवस्था है। तो आप उदाहरण देख सकते हैं भारत का, कनाडा का, अमेरिका का, ब्राजील का। अब आइए इसको और भी अपन सरल शब्दों में समझे कि संघ सरकार यानी कि सरकार की ऐसी प्रणाली
ये सरकार है, जैसे केंद्र सरकार सबसे ऊपर केंद्र सरकार होती है, फिर राज्य सरकार होती है, फिर स्थानीय सरकार होती है। अब हमारे यहाँ पर आपने देखा कि भारत का उदाहरण आया, तो अब आप ऐसे समझे कि हमारे भारत में 3 प्रकार की सरकार हैं। जैसे सबसे ऊपर टॉप में होती है केंद्र सरकार, फिर उसके बाद में राज्य सरकार, फिर तीसरे स्तर पर स्थानीय गवर्नमेंट जो जिलों में होती है और तहसीलों में होती है, या हमारे गांव की हम अगर ऐसे एग्जांपल देखें तो जैसे हमारी ग्राम सभा होती है, ग्राम पंचायत होती है, वह लोकल गवर्नमेंट होती है, स्थानीय सरकार होती है। उसी प्रकार राज्य सरकार होती है, केंद्र सरकार होती है। तो ये क्या है, ये संघवाद है कि यहाँ पर सत्ता का विभाजन, सत्ता की साझेदारी की गई है कि हर सरकार 3 स्तर है, सरकार के तीनों स्तर पे अपने अपने कार्य का विभाजन होता है, अपने अधिकारों का विभाजन होता है और सभी सरकारें अपना अपना कार्य करने में स्वतंत्र है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है सत्ता यानी कि जो अधिकार है उनका वितरण समान रूप से किया गया है। कोई भी जैसे यहाँ केंद्र सरकार है, राज्य सरकार के कामों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। हाँ, कुछ विषयों में अगर राज्य सरकार केंद्र सरकार के विरुद्ध जाती है तो हल्का सा संविधान में जिस प्रावधान दिए गए उसके अनुसार वह कार्रवाई हेतु बाध्य हो सकती है। उसी प्रकार राज्य सरकार स्थानीय सरकार के बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। जैसे हम जानते हैं कि हमारे गांव में सरपंच होते हैं तो उनकी पूरी गांव की एक सरकार होती है। जिला स्तर पर हम देखें तो जिला प्रमुख होते हैं और पूरे जिले में शासन होता है उनका। उसी प्रकार राज्य सरकार में जैसे हमारे अलग अलग राज्यों में, भारत में 28 राज्य है तो 28 राज्यों की अपनी अपनी सरकारें होती है और एक मुख्य सरकार होती है जिसे संघ सरकार कहते हैं या केंद्र सरकार कहते हैं, जो कि दिल्ली में होती है, जो कि संपूर्ण भारत में शासन करती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संघ सरकार का राज्य सरकारों में हस्तक्षेप नहीं होता है। सभी राज्य सरकारें अपना अपना काम करती है, उसमें किसी प्रकार का केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि संघ सरकार की व्यवस्था के मुख्य लक्षण क्या क्या है। अब यहाँ जो संघ सरकार पढ़े अपन है, उस संघ सरकार की विशेषता क्या है, उसके लक्षण क्या है, ये एग्जाम में आपके आ सकता है कि संघीय सरकार की विशेषता बताइए या उसके लक्षण बताइए। तो आप इस प्रकार देखें कि सबसे पहले शासन व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। देखिए ये शासन व्यवस्था है तो 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। एक स्तर ये, दूसरा स्तर ये, तीसरा स्तर है, यानी 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। ये चार्ट आप देखिए, इस चार्ट में आप देखिए कि 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। पहला स्तर केंद्र सरकार का होता है, उसी प्रकार दूसरा स्तर राज्य सरकार का होता है, तीसरा स्तर स्थानीय सरकार का होता है। तो संघीय व्यवस्था होती है या संघवाद में हम कह सकते हैं कि शासन व्यवस्था जो होती है उसमें 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। तो एक स्तर है, 2 स्तर है, तीसरा स्तर है, तो 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। पहला पॉइंट कंप्लीट। दूसरा बात करते हैं हम, विभिन्न स्तरों द्वारा नागरिकों के एक ही समूह पर शासन किया जाता है। यानी कि केंद्र सरकार जो है वह, हम भारत में रहते हैं तो हम नागरिक हुए। अगर हम राजस्थान में रह रहे हैं या किसी देश में रह रहे हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में रह रहे हैं, तो भी समूह तो हमारा एक ही, हम एक ही जनता है, हम सब पे ये सरकारें शासन करती है। जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। तो कुल मिला के बात ये है कि जो जनता का जो समुदाय है उस पर ये सरकारें शासन करती है। तो हम सभी जनता है, ये समूह हो गया। तो ऐसा तो नहीं कि अलग अलग समूह है, तो एक ही समूह है, तो पूरे समूह पर ये सरकार शासन करती है अपने अपने स्तर के अनुसार, अपने अपने अधिकारों के अनुसार। तो दूसरा पॉइंट कंप्लीट। विभिन्न स्तरों द्वारा नागरिकों के एक ही समूह पर शासन किया जाता है। तीसरा पॉइंट, संविधान में सरकार के विभिन्न स्तरों के अधिकार क्षेत्रों में साफ साफ उल्लेख किया गया है। संविधान में सरकार के विभिन्न स्तरों के अधिकार क्षेत्रों में साफ साफ उल्लेख किया गया है। यानी कि संपूर्ण जो शासन व्यवस्था है, हम जानते हैं कि हमारे भारत की या किसी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है संविधान होता है, किसी देश की शासन व्यवस्था है संविधान के अनुसार चलती है। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ संविधान, इन सभी को अधिकार कहाँ से मिले होते हैं, संविधान से मिले होते हैं। यानी कि संविधान क्या होता है, कानूनों का दस्तावेज होता है जिसके अनुसार किसी देश की शासन व्यवस्था रेगुलेट होती है, देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि सभी के अपने अपने अधिकार संविधानों में इनका उल्लेख है, सभी को अपने अपने अधिकार दिए गए। जैसे केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार के अधिकार दिए गए, वह अपने अधिकारों के अनुसार पूरे शासन व्यवस्था संभालती है। उसी प्रकार राज्य सरकार है, उसको भी अपने अधिकार दिए गए। कहाँ से दिए गए, संविधान से दिए गए, तो उसके अनुसार अपने शासन व्यवस्था चलाती है। उसी प्रकार स्थानीय सरकार जो है होती है, वह अपने अधिकार के अनुसार काम करती है, उसको भी अपने अधिकार दिए गए। जैसे स्थानीय सरकार का एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर आप देखें तो ग्राम पंचायत होती है, उसमें हम नरेगा का काम करते हैं, बहुत सारे जो है ग्रामीण लोग नरेगा का काम करते हैं। तो वहां पर नरेगा की योजना
सरपंच बनाता है उसमें कोई ऐसा नहीं कि उसमें कोई केंद्र सरकार इंटरफेयर करेगी या कोई राज्य सरकार इंटरफेयर करेगी। क्यों? क्योंकि कहाँ गड्ढे खोदने हैं या कहाँ जो है वह तालाब का निर्माण करना है, कहाँ गांव में अतिक्रमण को हटाना है, या फिर कहाँ पर जो है वह जो नरेगा की जो कार्य योजना है उसका काम करना है, वह योजना ग्राम सभा के द्वारा की जाती है। उसका निर्णय सरपंच और स्थानीय जो ग्राम पंचायत होती है, वार्ड पंच मिलकर करते हैं। उसी प्रकार राज्य सरकार है, किसी भी कोने में कोई भी डिसीजन लेना या कोई भी निर्णय, कोई भी कानून बनाना है तो उसके लिए राज्य सरकार बनाती है। उसी प्रकार केंद्र सरकार अपने अपने नियम बनाती है, जैसे रेलवे का है या किसी बाहरी देश की सुरक्षा आंतरिक मामले में जो है वह केंद्र सरकार निर्णय लेती है। तो यहाँ एक दूसरे से स्वतंत्र सारी सरकार है और इनको अधिकार कहाँ से मिले गए? तो संविधान से मिले गए। तो इसी प्रकार तीसरा पॉइंट है कि संविधान में सरकार के विभिन्न स्तरों के अधिकारों और क्षेत्रों में साफ साफ उल्लेख किया गया है। चौथा पॉइंट, मूलभूत प्रावधानों की बदलना किसी भी एक स्तर द्वारा संभव नहीं है। मूलभूत प्रावधानों से यहाँ अभिप्राय है कि संविधान में जो प्रावधान दिए गए, जो नियम दिए गए, जो कानून दिए गए, उनको बदलना किसी एक सरकार का बस की बात नहीं है। एक सरकार चाहकर किसी जो है संविधान को नहीं बदल सकती, जो मूलभूत प्रावधान दिए गए उसको नहीं बदल सकती है। उसी प्रकार जो राज्य सरकार है वो अपने कानून नहीं बदल सकती है। केंद्र सरकार भी किसी मामले या किसी कानून को नहीं बदल सकती, यानी कि इन सभी की सहमति से ही कानून को बदला जा सकता है और इस प्रकार संशोधन होता है कानून में। जिस प्रकार के हमने देखा कि बेल्जियम में संशोधन हुआ था 4 प्रकार का, वहां 4 प्रकार की गवर्नमेंट थी ताकि तनाव नहीं बढ़े। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार सभी फैसले ले ले। तो चौथा देखते हैं पांचवा देखते हैं संघीय ढांचे के उद्देश्य होते हैं। ये संघीय ढांचा, ये क्या हो गया? संघीय ढांचा कौन? ये पूरा जो हम इसे संघीय ढांचा भी कह सकते हैं, संघीय व्यवस्था भी कह सकते हैं, संघवाद भी कह सकते हैं। अब यहाँ इसके 2 उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य कि देश की एकता को बल देना, यानी ये इस प्रकार इस संघवाद को लाने का क्या कारण है, संघीय व्यवस्था को अपनाने का क्या कारण है? क्योंकि पूरे देश की एकता पर बल देना, पूरे देश की एकता बनी रहे हमारे। दूसरी, क्षेत्रीय विविधता का सम्मान हो। क्षेत्र हम देखते हैं कि एक हर क्षेत्र की अपनी अपनी भाषा होती है, हर राज्य की अपने अपने कानून वो क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर होते हैं। कोई जैसे गुजरात में गुजराती बोली जाती है, उसी प्रकार मराठा में महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। उसी प्रकार हम देखेंगे दक्षिण भारत में आएंगे तो अलग भाषा चलती है। तो इस प्रकार ये क्षेत्रीय विविधता होती है, अलग अलग भाषा। तो इनका सम्मान बनाए रखने के लिए इस प्रकार का संघीय व्यवस्था, संघीय ढांचा तैयार करना जरूरी होता है। तो यहाँ सरकार हमने पढ़ा संघवाद, ये पूरा संघवाद हो गया। उसी प्रकार अलग अलग अपने एक और भी होता है कि छठा पॉइंट होता है वित्त स्रोत। सभी के वित्त स्रोत होता है कि वित्त का विभाजन, यानी कि यहाँ से पैसा कहाँ से आएगा, इसके लिए इनका फंड होता है जिसे बोलते हैं वित्त स्रोत, यानी पैसे का विभाग या वित्त विभाग। सभी के अपने अपने वित्त विभाग बने होते हैं। तो इनके वित्त विभाग के अनुसार ये अपना काम करती है और उसके अनुसार इनको वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध होती है। तो अब देखते हैं अपन सरकार के संघीय व्यवस्था पढ़ ली अपन या संघ सरकार पढ़ ली। अब आइए अपन देखते हैं एकात्मक सरकार। एकात्मक सरकार क्या होती है? यहाँ केंद्र सभी स्वतंत्र है, हमने देखा कि यहाँ सभी स्वतंत्र है, सब राज्य सरकार स्वतंत्र है, स्थानीय सरकार स्वतंत्र है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार के पास संपूर्ण शक्तियां तो है, लेकिन राज्य सरकार के पास भी शक्तियां हैं, स्थानीय सरकार के पास भी शक्तियां हैं। अब अपन देखते हैं एकात्मक सरकार। एकात्मक से अभिप्राय एक, यानी कि एकात्मक सरकार जिसमें केंद्र सरकार के पास सर्वोच्च अधिकार होते हैं, जो राज्य सरकार को मानने हैं तो बाध्य होना पड़ता है। यानी कि यहाँ जो केंद्र सरकार है उसके पास सारे अधिकार होते हैं और उन अधिकारों को केंद्र सरकार या राज्य सरकार को मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। यानी कि जो फैसला, जो डिसीजन केंद्र सरकार लेगी, वह जो कानून केंद्र सरकार बनाएगी उसको राज्य सरकार को मानना भी पड़ेगा, स्थानीय सरकार को मानना भी पड़ेगा। यही व्यवस्था एकात्मक सरकार कहलाती है। यहाँ सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती है, जबकि संघात्मक व्यवस्था में सभी के पास होती है। ये अंतर है, इस बात होना पड़ता है। देखिए उदाहरण देखिए जापान में जो सरकार है एकात्मक सरकार है। उसी प्रकार यूनाइटेड किंगडम की सरकार है, वहां एकात्मक व्यवस्था है। और सऊदी अरब में भी एकात्मक सरकार है, यानी कि फैसला जो केंद्र सरकार लेगी वह फैसला राज्य सरकार को, स्थानीय सरकार को मानना है तो बाध्य होना पड़ेगा, यानी कि स्वतंत्र नहीं है, जबकि इसमें संघवाद में स्वतंत्र है। तो इस प्रकार ये संघवाद के बारे में हमने पढ़ा। अब आइए इसकी और विशेषताओं को देखते हैं। आइए अब देखते हैं हम कि जो संघ सरकार होती है 2 प्रकार की होती है। संघ सरकार भी 2 प्रकार की होती है। कैसे होती है आइए जानते हैं।
देखिए, सबसे पहले संघ सरकार में हम ऐसी सरकार सभी राज्यों को साथ लाकर बने संघ सरकार, यानी कि कुछ राज्य होते हैं तो उनको साथ में लाकर फिर जो सरकार बनती है वह संघ सरकार कहलाती है। अब इसके पॉइंट देखो आप, इस प्रकार की व्यवस्था में स्वतंत्र राज्य स्वतः एक दूसरे से मिलकर एक संघ सरकार का निर्माण करते हैं, यानी कि बहुत सारे राज्य मिलकर, सभी राज्य मिलकर एक संघ सरकार का निर्माण करते हैं। उसमें इस प्रकार के सरकार में राज्यों के पास अधिक शक्ति और अधिकार होते हैं, यानी कि ऐसी सरकार संघ सरकार के रूप में देखिए। संघ सरकार हमने पहले पढ़ा था, संघात्मक सरकार और एकात्मक सरकार। उसमें से संघात्मक सरकार या संघ सरकार भी दो प्रकार की होती है। उसमें जो राज्य मिलकर आपस में तय करते हैं कि हमें एक संघ सरकार का निर्माण करना होता है, उसमें राज्य स्वतंत्र होते हैं, उसमें इस प्रकार की जो संघ सरकार बनी होती है उसमें जो राज्यों के पास सर्वाधिक शक्ति होती है जबकि केंद्र के पास कम शक्ति होती है। तो इस प्रकार के देखिए उदाहरण मिलेंगे आपको अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में। तो अमेरिका में जो सरकार बनी है वो अलग अलग राज्यों से मिलकर बनी है। उसमें राज्य जो है वह सर्वाधिक शक्तिशाली है, राज्यों के पास सर्वाधिक शक्ति होती है जबकि सेंटर यानी संघ सरकार यानी केंद्र में कम शक्ति होती है। तो इस प्रकार जो है वह सभी राज्यों को साथ लाकर बनी संघ सरकार सभी राज्यों को साथ लाती है और फिर सरकार निर्माण बनाने का काम करती है। अब आइए उसी का एक और देखते हैं, सभी राज्यों को जोड़कर बनी संघ सरकार। ठीक है, सभी राज्यों को जोड़कर, जबकि इसमें राज्यों को साथ ला रही है। अलग अलग राज्य, जैसे ये अलग अलग राज्य, इन सभी राज्यों को साथ लाकर बनी सरकार ये सरकार। जबकि यहाँ पर हम बात करेंगे अलग अलग जो राज्यों को जोड़कर, राज्यों को जोड़ा जाएगा आपस में। तो इस प्रकार की संघ सरकार में राज्यों से अधिक अधिकार शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती है, जबकि इसके यहाँ राज्यों के पास सर्वाधिक शक्ति होगी, जबकि इस प्रकार की संघ सरकार में जो है राज्यों के पास कम शक्ति होगी और केंद्र के पास सर्वाधिक शक्ति होगी। लेकिन आपस में सामंजस्य से मिलकर आपस में एक दूसरे के साथ यह काम करेंगे, जैसे भारत, स्पेन, बेल्जियम। तो इस प्रकार आपने देखा कि संघ सरकार दो प्रकार की होती है, सभी राज्यों को साथ लेकर बनी संघ सरकार जिसमें राज्यों के पास सर्वाधिक शक्ति होती है जबकि केंद्र के पास कम होती है, और इसी के अपोजिट में अगर आप जाओगे तो केंद्र के पास सर्वाधिक शक्ति होती है और राज्य के पास कम शक्ति होती है। लेकिन आपस में संतुलन के हिसाब से काम करेंगे, एक दूसरे के ऊपर अधिकार नहीं थोपेंगे और आपस में समझौता वाइज या एक दूसरे के हस्तक्षेप किए बिना, ये आपस में एक दूसरे पे हस्तक्षेप किए बिना आपस में मिलजुल कर काम करेंगे और अपने अपने अधिकार क्षेत्रों का प्रयोग करेंगे। आइए अब देखते हैं कि अब ये सरकार बन गई, संघ सरकार में कुछ विषय होंगे यानी कुछ अधिकार होंगे, कुछ कानून होंगे। जो राज्य सरकार कानून बनाएगी, केंद्र सरकार किस प्रकार कानून बनाएगी और स्थानीय सरकार किस प्रकार कानून बनाएगी। तो यहाँ जो कानून होता है उनके विषय के आधार पर इनको अलग अलग बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया है। जैसे अधिकार, कानून या विषयों की सूची। तो यहाँ पर संघ सूची यानी कि जो केंद्र के पास रहेंगे, जैसे हमने ये पढ़ा था कि केंद्र, यहाँ पर केंद्र सरकार, ये केंद्र सरकार होती है, फिर ये राज्य सरकार। तो यहाँ देखिए आप कि जो संघ सरकार है, कानून बनाने की सूची जो केंद्र बनाती है उसको बोलते हैं संघ सूची। राष्ट्रीय महत्व के विषय पर कानून बनाने का अधिकार जो संघ सूची विषय में होते हैं उसमें राष्ट्र के हित में बनाने वाले कानून कौन बनाती है? केंद्र सरकार। तो राष्ट्रीय महत्व के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? केंद्र सरकार को होता है। ऐसे कौन कौन से विषय होते हैं? जैसे सुरक्षा, हमारे देश की सुरक्षा बनाए रखना, बाहरी, पूरे भारत देश की बाहरी राज्यों जो हमारे, हम देखते हैं हमारे बॉर्डर पर जो जवान सेना होती है, थल सेना, वायु सेना, तो इस प्रकार उस पर कानून बनाने का काम सरकार का होता है। उसी प्रकार विदेश नीति, हम देखते हैं कि विदेशों में बाहर जो डिप्लोमेटिक, हम देखें कि विदेशों में आपस में विदेशों की नीति किस प्रकार उसमें व्यापार चलाना है या कुछ क्या कौन सी नीति बनानी, विदेश नीति, तो उस पर निर्णय लेने का काम केंद्र सरकार करती है, जैसे समवर्ती सूची कहेंगे। उसी प्रकार सूचना प्रसारण यानी कि जो संचार के माध्यम या टेलीविजन से संबंधित हो गया या फिर जो संचार की व्यवस्था होती है उन पर कानून बनाने का अधिकार
केंद्र सरकार का होता है। और इस प्रकार के जो विषय होते हैं संघ सूची के कहलाते हैं। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन आए कि संघ सूची के कौन कौन से विषय, संघ सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, तो संघ सरकार को होता है। और यह राष्ट्र महत्व के विषय पर कानून बनाती है। अब देखिए राज्य सरकार की जो सूची होती है, जो राज्य सरकार जो कानून बनाएगी, जो अधिकार होंगे वह राज्य सरकार राज्य सूची के विषय कहलाएंगे। इसमें स्थानीय महत्व वाले विषय जैसे पुलिस हो गया, हम देखते हैं कि हमारे राज्यों में, अलग अलग राज्यों में पुलिस होती है, तो उस पर कानून बनाने का काम राज्य सरकार करती है। उसी प्रकार छोटे छोटे व्यापार होते हैं, उन पर कानून बनाने का काम राज्य सरकार करती है। कृषि हो गया, जो कृषि से संबंधित कोई भी कानून है, सिंचाई व्यवस्था से संबंधित कोई भी कानून है, नहरें निकालने या फिर जो कृषि से संबंधित जो भी चीजें, फसल वगैरह से संबंधित जो भी कानून होता है, वह जो है हमारी राज्य सरकार उस पर जो है कानून बनाती है। राज्य सूची के विषय पर कानून राज्य सरकार बनाती है। तो हम देखते हैं कि जो संघ सूची बनाएगी, तो ये जो कानून होंगे इस पर हस्तक्षेप ये नहीं करेगी और इस वाले पे ये हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन दोनों राज्य और केंद्र दोनों को मिलाकर एक और कानून बनता है, उसे हम बोलेंगे समवर्ती सूची के विषय। इस प्रकार के कानून राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलाकर जो कानून बनाएगी उसको हम कहेंगे समवर्ती सूची के विषय। कानून इस प्रकार के कानून बनाने का अधिकार दोनों सरकार को है। जैसे शिक्षा, हम देखते हैं कि शिक्षा पर जो है अधिकार राज्य का भी होता है और केंद्र का भी होता है। जैसे शिक्षा नीति 2020 बनी है, उस पर राज्यों से राय ली गई थी। अब अभी हम ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का है, यानी कि जो केंद्र में भी इसको लागू किया गया। तो ये क्या है, अब राज्य सरकार अपने तरीके से इसको लागू करेगी अपनी सुविधा के अनुसार। तो इस प्रकार के समवर्ती विषय हैं। और विवाह पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को है, राज्यों को भी है तो केंद्र को भी है। और उसी प्रकार वन, जो हमारे वन है, आसपास में अभ्यारण्य है, वन जीव जंतु, उन पर कानून बनाने का अधिकार सरकार को भी होता है और केंद्र सरकार को भी होता है। उसी प्रकार उत्तराधिकारी, जो हमारी जो जगह जमीन या जायदाद होती है उस पर उत्तराधिकारी के नियम राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को मिलाकर बनते हैं। अब इनके अतिरिक्त जो भी विषय होते हैं, जो भी कानून होते हैं, उस पर जो है इसके अतिरिक्त जो भी कानून होंगे उस पर जो कानून बनाने का अधिकार जो होगा वह केंद्र सरकार को होगा। और जब इन सभी विवाद की स्थिति में, इनमें टकराव की स्थिति में केंद्र का ही कानून सर्वोपरि होगा, केंद्र सरकार का ही कानून माना जाएगा। तो शायद तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंटेंट समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज लाइक जरूर ठोके। एक बार आपसे एक रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको और भी कुछ प्रश्न करना है तो आप कमेंट बॉक्स में जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। तो साथियों अभी हम और पढ़ते हैं कि अब देखिए कि जो ये संघवाद है इसके क्या लाभ है। क्या भारत में जो संघीय व्यवस्था है वह सक्सेस है, क्या उसके सफलता के पीछे क्या कारण है, आइए अब हम जानते हैं। तो हमारे भारत में जो हमने पढ़ा था कि जो संघीय व्यवस्था है उसके सफल होने के पीछे क्या कारण है। कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और उसमें संघीय व्यवस्था, संघीय ढांचे का इस्तेमाल किया गया है। वहाँ की शासन व्यवस्था है जो संघीय व्यवस्था पर आधारित है। तो उसके सफल के पीछे क्या कारण है, देखिए जानते हैं। इसके सफल के पीछे भाषाई राज्य, हमारे जो भारत में अलग अलग भाषाई राज्य, जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। तो इसी प्रकार भाषा के आधार पर राज्यों का जो है वह विभाजन किया गया था। और कुछ वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भाषाई आधार और वहाँ की भौगोलिक स्थिति, संस्कृति के आधार पर इनका जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया था या राज्यों का निर्माण किया गया था, जिसके कारण संघीय व्यवस्था एक सफल रूप से आई है हमारे सामने उभरकर। उसी प्रकार भाषाई नीति कि हमारे जो भारत में है अनेक भाषा, जो भारत है वह अनेक विविधता वाला देश है। यहाँ बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदी। इस प्रकार केरल में मलयालम, उसी प्रकार हम देखेंगे कि गुजरात में गुजराती। तो इसी प्रकार अलग अलग हमारे भारत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। उसके बाद तीसरा कारण जो है वह विकेंद्रीकरण। जैसे भारत में दो स्तरों पर पहले सरकार होती थी, हमने पढ़ा कि दो स्तर पर, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार और दूसरा स्तर जो था वह राज्य सरकार का था। तो इन्होंने इसके बाद में तीसरा स्तर बनाया जिसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण, जिसमें स्थानीय सरकार बनी, स्थानीय सरकार बनाई गई।
यानी कि जो सरकार का जो तीसरा स्तर है उसे विकेंद्रीकरण कह सकते हैं हम, कि हमारे संविधान का विकेंद्रीकरण या सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो यह स्थानीय सरकार है वह स्थानीय सरकार बनी है। तो इस प्रकार जो संघीय ढांचा, इसको बोलते हैं पूरा अपन संघीय ढांचा या संघवाद। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे भारत में जो है संघवाद या संघीय व्यवस्था एक सफल रूप से है। तो साथियों, आपको उम्मीद करता हूं कि साथियों आपको जो है संघवाद दूसरा चैप्टर अध्याय समझ में आया होगा। तो साथियों इस प्रकार हमारे साथ जुड़े रहे आप। 10th की जो पूरी बुक्स हैं वह राजनीति के हम सारे जो है 5 चैप्टर आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी का, तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए सभी को गुड बाय, और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।